ठीक है। मैंने जैसा कहा था कि मैं अब 2022 के जून शिफ्ट के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कवर करूँगा। तो उसी सीरीज़ में पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं कोशिश करूँगा कि जो जुलाई शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसके पहले मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक को कवर कर दो, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं है क्योंकि डेज़ कम है। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि 2-2 3-3 वीडियो पर डे करके मैं लॉन्च कर दूँ। ठीक है, और आप लोग भी सपोर्ट करना मुझे। जो भी मेरे वीडियो को वॉच करेगा अगर उसे बेनिफिट होता है तो ज़रूर लाइक कर देना। तो चलो प्रोसीड करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द गिवन कंपाउंड इज। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होता है वेयर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। ठीक है, वेयर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? जहाँ उसे पॉजिटिव दिख जाए या एटलीस्ट डेल्टा पॉजिटिव दिख जाए वहीं पे तो अटैक करेगा ना, और तो कहीं अटैक नहीं कर सकता है। तो पहले इसमें ढूंढते हैं। भाई बेंजीन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि बेंजीन का तो हमें पता है इस पे इलेक्ट्रोफाइल भर भर के इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं लाइन लगे हुए पाई इलेक्ट्रॉन का। अब न्यूक्लियोफाइल को कहो जाओ इसके पास तो ये तो रिपल्शन हो जाएगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये तो अटैक ही नहीं कर पाएगा बेंजीन के किसी कार्बन पे। हाँ, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसीलिए एक सेपरेट चैप्टर ही होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन के कार्बन पे तो ध्यान भी नहीं देना है डिस्पाइट डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना दूँ। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, यानी कार्बन पे डेल्टा प्लस हो गया। तो एक तो साइड मुझे यहाँ पे दिख गया जहाँ न्यूक्लियोफाइल दनादन अटैक करेगा। दूसरा यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस। दूसरा साइड मुझे यहाँ दिख गया जहाँ न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अटैक करेगा। तीसरा ये साइड भी है, इस साइड पे भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, और इस अटैक को हम कहते हैं 1,4 एडिशन। ये ऐसे होगा, जब ये इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ओ पे माइनस शिफ्ट होकर ओ पे माइनस आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये डेल्टा माइनस जो है, यहाँ डेल्टा प्लस आ रहा है, यहाँ डेल्टा डेल्टा प्लस आ रहा है, और यहाँ पे डेल्टा 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 प्लस आ रहा है। तो ये जो थोड़ा सा चार्ज है इसके कारण न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। वैसे इसका प्रॉपर रीज़न होता है 1,4 एडिशन। तो 3 साइड्स मिले, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसीलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो इससे पहले ढूंढते हैं मोस्ट स्टेबल कौन है। तो मोस्ट स्टेबल आपको दिख जाएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। और ये रेजोनेंस याद रखना, कभी भी लोन पेयर के साथ पॉजिटिव का रेजोनेंस होता है ना, ये मैं यहाँ पे रेजोनेंस इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ, 5 मेंबर की रिंग, और ये यहाँ पे इसने रेजोनेंस बनाया। ठीक है, और रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है। 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ बॉन्ड में चला गया, एक लोन पेयर अभी भी है। ये रेजोनेंस बहुत स्टेबल होता है क्योंकि इसमें ऑक्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इज कंप्लीट। सबका ऑक्टेट, कार्बन यहाँ पे परेशान था, इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल गया, 4 बॉन्ड हो गए क्योंकि इसके 3 बॉन्ड थे, 1 2 और एक जो हाइड्रोजन जो नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लो 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 3 तो बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, हर बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड में 6 और एक लोन पेयर 8। तो ऑक्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इज कंप्लीट। इसीलिए ये रेजोनेंस ना बहुत ही एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट होता है और इसकी पहचान होती है यही एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाना। तो ये तो भाई रेजोनेंस के कारण टॉप पे चला गया, बी इज एट द टॉप। अब आगे ये दोनों में देखते हैं, इसमें गेम चेंजर हो गया ऑक्सीजन। देखो ये अब रेजोनेंस तो कर नहीं रहा है लेकिन इंडक्टिव शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन खींच के डेल्टा माइनस अपने पास, ये फिर डेल्टा प्लस, फिर ये खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा डेल्टा प्लस। ये बेचारा पॉजिटिव लेके ऐसे ही परेशान था इसके ऊपर, और आपने पॉजिटिव दे दिया तो पॉजिटिव पे और ज़्यादा पॉजिटिव, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट हो गई। बीच में ये आएगा, कोई ऑक्सीजन नहीं है, जितना पॉजिटिव है उतना ही है। ऊपर से बगल ये सब जो है इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। भाई sp3 कार्बन इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये सब इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे के इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेवलप कर रहे हैं, तो पॉजिटिव को थोड़ा सा नेगेटिव मिला तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसीलिए ऑर्डर हो जाएगा B A and C स्टेबिलिटी का। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, थर्ड पे आते हैं। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक साथ ही कवर हो रहा है, GOC इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आते हैं थर्ड क्वेश्चन, 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू द estimation of nitrogen by Dumas method in which volume of N2 evolved at STP is found to be this much ml. The percentage of nitrogen in the compound। ये मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इसका डुमास का कोई लेना देना नहीं है, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। सीधी सी बात है, यहाँ से नाइट्रोजन का मास निकालेंगे, जो नाइट्रोजन का मास होगा वही ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास है, क्योंकि
इसी के सारे नाइट्रोजन को हमने N2 में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड करते हैं। तो देखो STP पे वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं मोल्स निकालता हूँ। मोल्स होता है वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22,400 ml। अगर ml में है तो वॉल्यूम, अगर ml में ले रहे हो ना तो 22,400, अगर लीटर में लोगे तो 22.4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ml में दिया हुआ था वॉल्यूम, इसलिए मैंने 22,400 से डिवाइड किया। ये ऊपर में 22.4 रख देते हैं और नीचे में है 22,400। सिंप्लीफाई करते हैं, इसका 10 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो के 1/1000। 1/1000 का मतलब 10⁻³ मोल्स आ गए। तो इसका मतलब मास कितना हो जाएगा, ये मोल्स ऑफ N2 है तो मास ऑफ N2, तो मोल्स इंटू मोलर मास, तो 10⁻³ और नाइट्रोजन का मोलर मास 28, यानी इतना ग्राम्स हो गया हमारे पास नाइट्रोजन का मास। अब ये जो नाइट्रोजन का मास है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें मिला है, तो इसका मतलब यही मास ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल मास 0.2 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास टोटल। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट द आंसर, ये एग्जैक्ट 14% आ गया। सिंप्लीफिकेशन ईजी है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दो, ये 10⁻1 आएगा, नीचे जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2 रह जाएगा, ये सब मिलकर 2 हो जाएगा। तो 2 से ये 14 टाइम में कैंसिल हो रहा है, तो 14 विल बी द आंसर हियर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है फिनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, विच मैथड विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द लार्ज स्केल सेपरेशन। ठीक है, इसको हम करते हैं, लेकिन अब फिनॉल दिख गया तो इसके सारे रिएक्शंस को ही कर लेते हैं। देखो फिनॉल के रिएक्शंस की लिस्ट थोड़ी सी लंबी होती है, उसमें से जो अभी डिस्कशन है वो फिनॉल में न्यूक्लियोफिलिक अटैक का रिएक्शन। ठीक है, वैसे फिनॉल के रिएक्शन जो होते हैं ना, फिनॉल के रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक, इसके एसिडिक हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग के रिएक्शन। अब आप कहोगे सर इसमें क्या क्या है, तो मैं बता देता हूँ। फिनॉल के एसिडिक हाइड्रोजन के रिएक्शन में क्या क्या आते हैं, इसको आप सोडियम से ट्रीट कर दो तो ये हट के O- Na+ बन जाएगा, O- Na+ हाफ H2। इसको आप NaNH2 से ट्रीट कर दो तो फिर ये NH2- जो ये बेस है तो इस H+ को हटा के अमोनिया बना देगा विद द रिलीज ऑफ O- फिर से Na+। ऐसे ग्रिगनार्ड ले सकते हो, CH3MgBr, ये प्लस ये माइनस, तो CH3- फिर से इस H+ को लेके मीथेन बना देगा, प्लस ये आ जाएगा O- MgBr+। ठीक है, तो ये सब कुछ रिएक्शंस हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट होता है जिंक डस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो एसिडिक हाइड्रोजन से रिलेटेड नहीं है, मुझे ध्यान आ गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जिंक डस्ट क्या करता है, Zn इसके ऑक्सीजन को हटा के इसे बेंजीन बना देता है। बहुत बार ये पूछा जाता है, इसीलिए ये ध्यान में रखना। तो दीज आर द फ्यू रिएक्शंस। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, फिनॉल जो है, ठीक है, ये NaOH KOH वगैरह वगैरह बेस से तो दनादन रिएक्ट करेगा, राइट। इट विल फॉर्म O- Na+ विद द रिलीज ऑफ H2O, लेकिन ये NaHCO3 बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत फेमस ये टेस्ट होता है, इसको कहते हैं NaHCO3 एंड NaOH टेस्ट। मेरे बहुत सारे वीडियोस में इसको मैंने कवर किया है। अगर आप पूरे सीक्वेंसिंग में देखोगे, ऑर्गेनिक 2019 के, 20 के, 21 के, और ये तो अभी 22 चल रहा है, तो इसमें ये मैंने पूरे डिटेल में बहुत जगह पे बताया हुआ है। एक तो सीरीज़ ये होती है, दूसरी है ES रिएक्शन की, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ES रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, तो इसका डिटेल मैं बता रहा हूँ क्या है इसमें। इसमें 3 सेट में रिएक्शंस पूछे जाते हैं फिनॉल का, एकदम ध्यान रखना यही पूछे जाएंगे। अब मैं क्यों इतनी गारंटी से कहता हूँ कि यही पूछे जाएंगे, भाई जो NCERT में दिया ये NCERT से बाहर जा नहीं सकते, जो NCERT ने दिया वही पूछेंगे। तो NCERT ने सिर्फ 3 रिएक्शन दिया है, एक ब्रोमीन का Br2 का नॉन पोलर सॉल्वेंट में, CCl4 हो या CS2 कार्बन डाइसल्फाइड हो, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और दूसरा ब्रोमीन का पोलर सॉल्वेंट में वाटर वगैरह लेके। जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, Br एक पोजीशन पे जाके लगेगा ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, क्योंकि OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसीलिए ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा। इसका भी रीज़न है, अभी उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा। और जब ब्रोमीन वाटर लोगे, पोलर सॉल्वेंट लोगे, ठीक है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग हो जाता है, क्योंकि पोलर में H+ निकल जाता है, O पे माइनस आता है, तो ऑक्सीजन रेजोनेंस से और इंडक्टिव से दोनों से एक्टिवेटिंग हो जाता है, तो रिंग हाईली एक्टिवेटेड है।
तो जब भी ब्रोमीन वाटर लोगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, एकदम याद रखना, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 है जो अभी HNO3 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। HNO3 में भी 2 केस, एक होगा डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, और दूसरा होता है कंसनट्रेटेड HNO3, कॉन्सनट्रेटेड HNO3। दोनों में फिर वही फ़र्क, डाइल्यूट HNO3 में ऑर्थो और पैरा बनेगा, ये ऑर्थो पे लगा, और साथ में पैरा वाला भी बनेगा, OH एंड NO2। और ये भी ध्यान रखना इसकी इंट्रामॉलिकुलर H बॉन्डिंग है, इसीलिए लो बॉइलिंग होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होती है इसकी, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना। इसको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं इजीली। लेकिन जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 लोगे तो भर भर के NO2+ आता है इलेक्ट्रोफाइल, और ये तीनों पोजीशन को ऑक्यूपाई कर देगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका नामकरण ही हमें बदलना पड़ जाता है, हमें इसको पिक्रिक एसिड रिगार्ड देना पड़ता है कि भाई तुम भी एसिड हो, पहचान लो अपने आप को। जैसे कि हम डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं ना, भाई दो आदमी का नाम है, एक के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तुमसे पूछा जाए कौन डॉक्टर है, तो जिसके नाम के आगे डॉक्टर है। तो वैसे ही जो एसिडिक, जिसका K वैल्यू मतलब जो बहुत ज़्यादा H+ देने लगता है, एक सर्टेन रेंज से ज़्यादा देने लगता है, तो उसके नाम में ही हम एसिड लगा देते हैं। तो इसका भी एसिड है, ऑल्दो है ये फिनॉल का डेरिवेटिव, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होने के कारण इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है। और एक और आप जान लो H2SO4 के साथ, H2SO4 में भी 2 केस है, एक H2SO4 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं हम, और दूसरा H2SO4 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। इसी में काइनेटिकली कंट्रोल, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड आता है, लेकिन अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, जब अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इसमें जब आप 25 डिग्री पे आप करोगे ना, तो SO3H ऑर्थो वाला मेजर होगा, क्योंकि यहाँ H बॉन्डिंग भारी पड़ने लगता है, ये मेजर होगा, और जो पैरा वाला है वो माइनर होगा, OH SO3H ये माइनर। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री आप पर हीट करोगे ना, तो ये टूट जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा। इतना हाई टेम्परेचर रख रहे हो तो ये कमज़ोर सा बॉन्ड थोड़ा ही टिकेगा, ये टूट जाता है। तो जो इसके पास एडवांटेज था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस है, दोनों बल्कि ग्रुप बहुत पास पास हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहा नहीं, तो इसीलिए उस केस में फिर ये मेजर होने लगता है। तो इसलिए 100 डिग्री पे आओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब नहीं रहेगा, इसमें ये बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम, और ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, इसीलिए ये माइनर हो जाता है 100 डिग्री पे, और ये मेजर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, SO3H दिस इज़ मेजर। बस यही स्टोरी है, इतना आप याद रखो, कभी कुछ मिस नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा फिनॉल के नेम रिएक्शंस भी आते हैं। फिनॉल मैं एक बार फ्लो चार्ट दे ही देता हूँ। फिनॉल इसके नेम रिएक्शंस आते हैं, जिसमें कोलबेज रिएक्शन, RTR राइमर टाइमन रिएक्शन, डाइजोनियम कपलिंग, ये रिएक्शन हो गया। इसके अलावा फिनॉफ्थलीन, ये सब आप मेरे वीडियोस पहले वॉच करोगे तो ये सब कहीं ना कहीं मैंने बहुत डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से बताया हुआ, और ये अभी सीरीज़ का पहला लेक्चर है, जब जैसे पहला वीडियो है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये मुझे बताना ही होगा, और वहाँ मैं काफ़ी डिटेल में बता देता हूँ। अगर आप सीक्वेंस से पूरा ऑर्गेनाइज करके वीडियो देख लोगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तुम लोग स्कैटर्ड वे में देखते हो, इसीलिए बहुत दिक्कत आती है, बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा COHCl, इसके साथ रिएक्शन, ठीक है, बस यही काफ़ी है, ठीक है। वैसे इस सीरीज़ में और आता है एक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड भी आता है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO एंड HCl का। इतना अगर आप कर लेते हो पूरा फिनॉल कवर, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, मैंने फिनॉल दिखा, मैंने बता दिया। वैसे अभी जो है डाइल्यूट HNO3 का केस है, तो यही दोनों बनने हैं। अब आ जाओ क्या कह रहे हैं, विच मैथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर द लार्ज स्केल सेपरेशन। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई ये लो बॉइलिंग है, ये हाई बॉइलिंग है, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो डिस्टिलेशन इज़ ओनली द ऑप्शन, तो इनको हम सेपरेट करेंगे डिस्टिलेशन के थ्रू। तो डिस्टिलेशन सिर्फ एक ही जगह पे है, स्टीम डिस्टिलेशन, इसीलिए इसमें C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच वन इज हैविंग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विथ मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल। देखो डाइहेड्रल एंगल होता क्या है, ये देखो, ये बॉन्ड है, अगला कार्बन, ठीक है ना, उसके साथ ये बॉन्ड, यही डाइहेड्रल एंगल है,
ये एंगल। तो ये मैक्सिमम किस में है? स्टैगर्ड में। देखो सबसे पहले स्टैगर्ड कौन है? ये स्टैगर्ड है, परफेक्टली स्टैगर्ड। और यहीं पे डाइहेड्रल एंगल है सबसे ज़्यादा, ये डाउनवर्ड CH3 है और इस कार्बन पे अपवर्ड CH3 है। अगर मैं इसका एंगल पूछूँ तो 180 डिग्री का होगा। इससे ज़्यादा कोई बॉन्ड आप दिखा सकते हो दो CH3 के बीच में? और किसी केस में दो CH3 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। तो इसीलिए मैक्सिमम C वाले ऑप्शन में है, C इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द आयुपैक नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड। देखो इथाइलिडीन क्लोराइड होता है, इथाइलिन आप लो पहले, ये होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, ये होगा, ये सॉरी ये होगा, हाँ ठीक है। तो इसकी नेमिंग आप कर दो। 1 मिनट, 1 2 3, एक में ऐसे गड़बड़ हो गया, इथाइलिन है ना तो 2 होगा इसमें, मैंने प्रोपेन का डेरिवेटिव बना दिया। 1 मिनट, इसको करेक्ट करते हैं पहले। इथाइलिडीन, हाँ अब सही होगा, इसको इस पे जोड़ो, अब सही है, ठीक है। तो ये हुआ इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अब इसकी नेमिंग अगर हम करें तो 1 2 ये हो जाएगा 1 डाइक्लोरो ईथेन, 1 हाँ डी ऑप्शन आ जाएगा, 1 डाइक्लोरो ईथेन। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है assertion A and other is labeled as reason R. A, a mixture contains benzoic acid and naphthalene. benzoic acid और naphthalene है। प्योर benzoic acid can be separated out by using benzene। ये तो ऐसे ही गलत हो गया भाई, इसको सेपरेट होना होता तो naphthalene में ही हो जाता अगर बेंजीन से सेपरेट होने लायक है। एक्चुअल में क्या है ना, naphthalene और बेंजीन भाई भाई हैं, जो हाल naphthalene का वही हाल बेंजीन का। ये देखो दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड, दोनों कार्बन के कारण, दोनों कार्बन के कारण। अगर ये बेंजोइक एसिड को सेपरेट कर सकता तो ये भी कर सकता, तो फिर मिक्सचर कहाँ से बनता? तो बेंजोइक एसिड इनसॉल्युबल ही नहीं होता। अगर वो बेंजीन में इनसॉल्युबल है तो इसमें भी इनसॉल्युबल रहेगा, तो ये मिक्सचर ही नहीं बनेगा, वैसे ही सेपरेटेड रहते। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि नेप्थलीन में ये घुल रहा है और बेंजीन उसको सेपरेट कर देगा, कोई मतलब नहीं बनता इसका, ठीक है। तो इसीलिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आते हैं, बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। येस इट इज़ सॉल्युबल, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये देखो बेंजोइक एसिड अगर आप लो, C डबल बॉन्ड OH, इट कैन ईजिली फॉर्म H बॉन्डिंग विद द वाटर। बहुत आसानी से H हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ फॉर्म करेगा और ये सॉल्युबल हो जाएगा। हाँ, हाई टेम्परेचर रखोगे, हॉट वाटर लोगे तो और इसकी सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी। इसीलिए पहला तो गलत हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया, ये D हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द 8th, कह रहा है इन लेसेग्नी टेस्ट व्हेन बोथ नाइट्रोजन सल्फर आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड। एकदम सही। इफ बोथ नाइट्रोजन सल्फर आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड देन द एक्सेस ऑफ सोडियम यूज्ड इन सोडियम फ्यूजन विल डिकम्पोज सोडियम थायोसाइनेट इनटू NaCN एंड Na2S। ये भी बिल्कुल सही। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, तो मैं अपने नोट्स पे लेके चलता हूँ। NCERT ने बहुत छोटा सा दिया है, उसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके पहले भी जो वीडियोस हैं ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। एक्चुअल में क्या है ना, अब पिछले 2 बार से जिस सोर्स से मैं क्वेश्चन लेता हूँ उसमें मिक्स कर दिया है GOC और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके पहले जो था मैंने दोनों के अलग अलग वीडियो बनाए हैं। मैं थोड़ा सा अपने जो प्लेलिस्ट है उसको मॉडिफाई करके GOC और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस को एक ही में कर दूंगा। तो आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे मेरा, तो उसमें ये सब कवर्ड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ। ये देखो आ गया, यही NCERT ने दिया है एलिमेंट। पेज नंबर 1 ये हुआ, ये रहा पेज नंबर 2 डुमास एंड जेडाल्स मैथड, ठीक है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेडाल्स मैथड कौन शो नहीं करता है, ये सब नहीं शो करते हैं। जब नाइट्रो कंपाउंड हो, ठीक है, डाइजो कंपाउंड हो, N डबल बॉन्ड N टाइप का हो, या जब रिंग का पार्ट हो नाइट्रोजन, ये शो नहीं करते हैं जेडाल्स, ठीक है ना। और तीसरा ये है सल्फ़र और हेलोजन्स का, ठीक है। ये तो डायरेक्ट पूछा गया है, इसको तो खैर पूछा जाता है कि किस में कैरियस ट्यूब यूज़ किया जाता है। तो कैरियस ट्यूब हेलोजन और सल्फ़र के एस्टिमेशन में यूज़ किया जाता है, और इसका तो नाम ही हो जाता है कैरियस मैथड, ठीक है ना। और चौथा ये है फॉस्फोरस का टेस्ट एंड ऑक्सीजन का टेस्ट। इतना ही एलिमेंट है का टेस्ट है। लेसेग्नी टेस्ट याद रखने का तरीका NSPX, NSP नेताजी सुभाष प्लेस, NSP नेताजी सुभाष प्लेस स्टेशन है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है,
तो NSPX एक्सटेंशन, नेताजी सुभाष प्लेस एक्सटेंशन, ऐसे याद रख सकते हैं। तो एक एक ट्रिक बना लोगे तो आसानी हो जाएगी। अभी खैर लेसेग्नी आया है तो मैं इसका डिटेल बता देता हूँ। लेसेग्नी टेस्ट में वही NSPX के लिए यूज़ करेंगे, नेताजी सुभाष प्लेस, यानी NSP एंड X हेलोजन, P फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। इस सब में क्या करते हैं हम, सोडियम के साथ इसको हीट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन हुआ तो सोडियम से हीट करने पे NaCN बनाएगा, और NaCN Fe2+ के साथ FeCN6 4- देगा, और ये Fe3+ के साथ ब्लू कलर, पर्शियन ब्लू कलर, ये D&F ब्लॉक वाले में मैंने बताया भी था इस चीज़ को, 2021 वाले में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्लू कलर है, ठीक है, वो क्या देगा। उसमें डिटेल में भी मैंने बताया था कि 2 केसेस होते हैं ब्लू कलर के। ठीक है, तो उसको आप देख लोगे, अब उसी को दोबारा फिर यहाँ पे कवर करना सही नहीं रहेगा। तो ये पूरा हो गया, सोडियम के साथ NaCN बनेगा, NaCN को Fe2+ में डाल के FeCN6 4- कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद Fe3+ से ये पर्शियन ब्लू कलर दे देता है। सल्फ़र होगा तो सोडियम के साथ Na2S देगा, और Na2S का ये फेमस टेस्ट है, याद रखना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, बहुत फेमस टेस्ट, 2-3 बार मिल चुका है मेरे वीडियोज़ में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो FeCN5NO होता है, तो ये सल्फ़र, ये जो सल्फ़र है ना, ये NO के साथ जाके NOS लग जाता है, 4- इसीलिए लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे Na4 दे दोगे तो 4- नहीं आएगा, Na4 FeCN5NOS होता है। वैसे ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, तो यहाँ Na2 FeCN5NO ये होगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, ये वॉयलेट कलर होता है। सोडियम के साथ X हेलोजन जो होगा Na बनाएगा, जो कि Ag+ के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। तो ये इस ढंग से हम हेलोजन की पहचान करते हैं। फॉस्फोरस के लिए पहले इसे ऑक्सीडाइज करना होता है, तो इसीलिए Na2O2 लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा फॉस्फेट में, और ये फेमस टेस्ट है, सोडियम अमोनियम मॉलिबडेट का टेस्ट। फॉस्फेट, ये 3- छूट गया। फॉस्फेट को जब ट्रीट करेंगे अमोनियम मॉलिबडेट से, ठीक है, तो अमोनियम फॉस्फोमॉलिबडेट बनता है, जो कि कैनरी येलो कलर का होता है। यही है, ठीक है, एलिमेंट्स का। और अगर नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर प्रेजेंट हो, देखो ये एग्जैक्ट NCERT ने दिया है, वही मैंने लिखा है, और यही चीज़ अभी पूछा गया है। अगर नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं तो सोडियम के साथ NaCNS दे देगा, और NaCNS की पहचान करने के लिए एक तो Fe3+ है, अगर आप Fe3+ लोगे तो FeSCN2+, ये ब्लड रेड कलर आता है। ठीक है, एक तो ये इसकी पहचान हुई। दूसरा, अगर एक्सेस ऑफ सोडियम से इसको हीट कर दोगे तो NaCN और Na2S में टूट जाता है। ये NCERT का ही लैंग्वेज है। तो ये हुआ लेसेग्नी का डिटेल्स। ठीक है, इसको 2-3 बार देखना पड़ता है। ये भी पूछा गया है पिछले वाले वीडियोज़ में कि लेसेग्नी टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको याद रखने का NSPX। ठीक है, नेताजी सुभाष प्लेस एक्सटेंशन, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये सब ट्रिक बनाना पड़ता है, 1-2 बार पढ़ना पड़ता है। तो मैंने बता दिया इसी स्टेटमेंट को पूछा गया है। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। ये देखो आ गया क्वेश्चन। तो पहला तो वही कह रहा है कि लेसेग्नी टेस्ट में नाइट्रोजन और सल्फर अगर हैं, आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म। बिल्कुल वही जो आया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही होगा, और नाइट्रोजन एंड सल्फर है। ठीक है, तो ये सब मिलके बताया था मैंने कि SCN-। ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट ले रहे हो तो NaSCN बनेगा, सोडियम थायोसाइनेट। और उसके बाद कह रहा है कि अगर एक्सेस ऑफ सोडियम हमने यूज़ किया, इसमें एक्सेस ऑफ सोडियम यूज़ किया, तो अभी मैंने बताया था ये टूट जाएगा NaCN में एंड Na2S में। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ये रहा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है, क्वेश्चन है, कंपाउंड P ऑन नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3 yields 2 आइसोमर A and B. These isomers can be separated by steam distillation। भाई ये तो रिपीट हो गया, फिर फिनॉल जो बताया था मैंने एग्जैक्ट रिपीट हो गया। तब तो ये तो डायरेक्ट पता चल गया दिस इज़ फिनॉल, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी फिनॉल वाली दे दी इसने। इसमें ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव डाइल्यूट में बनाएगा, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो वही है, और उसको स्टीम डिस्टिलेशन से बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करते हैं। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने कवर किया था, कहाँ गया, जो अभी फिनॉल का मैंने बताया था, हाँ ये रहा फिनॉल का, यही पूछ दिया है कि डाइल्यूट HNO3 में 2 आइसोमर बन रहे हैं, दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो इसीलिए कम बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेट होता है। एग्जैक्ट वही कहा स्टोरी यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो P तो डायरेक्ट ही आ गया हमारे पास।
अब कह रहा है कि आइसोमर ए एंड बी शोज इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर, वो तो वही कहानी हो गई, यानी ये ऑर्थो वाला है, अगर इंट्रा इसमें है तो ये ऑर्थो वाला है और ये पैरा वाला है। ठीक है, कंपाउंड पी ऑन रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HNO3 यील्ड्स येलो कंपाउंड सी, भाई ये तो वही हो गया पिक्रिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्लू भी दे दिया। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड सी, कंपाउंड सी पहले बनाओ, वही पिक्रिक एसिड अपना कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, देख रहे हो डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया सेम थीम से। ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 ऑक्सीजन एटम है, 7 विल बी द आंसर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, आ जाओ भाई अब तुम्हें न्यूक्लियोफाइल की पहले स्टोरी बता दें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। न्यूक्लियोफाइल देखो न्यूक्लियोफाइल ये बताने की ज़रूरत नहीं, न्यूक्लियस लविंग, तो इसके पास चाहे तो लोन पेयर होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा भी ना हो कि नेगेटिव चार्ज हो लोन पेयर ही नहीं है, मतलब नेगेटिव इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उस पर नेगेटिव है तो और भी अच्छा, वो आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला तो ये है कि उसके पास ये मस्ट है कि लोन पेयर तो होना ही चाहिए हर हालत में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अब स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, तो देखो स्ट्रेंथ का पहला थंब रूल कि नेगेटिवली चार्ज जो होगा ना, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्गर होगा न्यूट्रल से, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से। जैसे कि OH नेगेटिव, ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव है, और वाटर ऑक्सीजन पे ही लोन पेयर है, तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे होता है और साथ में ऑक्सीजन पे अपना लोन पेयर है ही, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन बहुत अच्छा डोनर हो जाएगा। ऐसे ही आप NH2 नेगेटिव और अमोनिया को कंपेयर करो, भाई दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन नेगेटिव होने के कारण ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्लडेड है विथ सच एग्जाम्पल। जैसे इसमें पूछा जाए ऑक्सीजन है लेकिन एक जगह ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, एक जगह न्यूट्रल फॉर्म में ऑक्सीजन है, कौन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो जिसके ऊपर नेगेटिव है। तो रूल नंबर 1, थंब रूल नंबर 1। दूसरा है अब पीरियड और ग्रुप में क्या वेरिएशन होगा, तो पीरियड में देख लो भाई, पहले पीरियड, एक पीरियड के मैं एलिमेंट लेता हूँ कार्बन, पहले पीरियड के एलिमेंट्स को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या होंगे, कार्बन, उसके आगे बढ़ेंगे, क्या था, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन, फ्लोरीन आएगा। ये सारे एलिमेंट एक पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का एक न्यूक्लियोफाइल बनाता हूँ मैं CH3-, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का एक न्यूक्लियोफाइल बनाता हूँ NH2 नेगेटिव, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का OH नेगेटिव, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का F नेगेटिव। देखो सभी की बिरादरी एक रखी है, मतलब सभी पे एक एक नेगेटिव बिठाया है। अब पूछा जाए सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो ये होगा। रीज़न यही है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लो बहुत आसानी से दे देगा। ध्यान रखना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है, बहुत प्यार होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है, नेगेटिव से प्यार है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसके पास नेगेटिव है, मतलब भर भर के है इसके पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी टेंडेंसी नहीं है देने की, मतलब ये कंजूस सेठ है। कंजूस होता है ना, बहुत पैसा है लेकिन देना नहीं चाहता है, तो ये कंजूस सेट टाइप का है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेकिन डोनेट करने की एबिलिटी कम है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई तो न्यूक्लियोफाइल तो कमज़ोर हो गया, इलेक्ट्रॉन होने से क्या, तुम्हारे डोनेट करने की एबिलिटी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण आता है और इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। तो ऑलवेज ध्यान रखना पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो घटती जाएगी। अब आते हैं ग्रुप में। ठीक है, कोई एक ग्रुप उठा लो, मान लो ग्रुप मैं समझाने के लिए 16 ले लेता हूँ, तो OSSETE, ठीक है यहीं तक रुक जाते हैं, पोलोनियम वगैरह तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग का न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का एक ले लेते हैं SH नेगेटिव, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का लेते हैं SEH नेगेटिव, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का TEH नेगेटिव। अब स्टोरी ये है कि इसमें अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। अब कहानी है क्यों, तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सारा चीज़ ग्रुप में ऑलवेज ध्यान रखना, हर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कारण क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा ऑक्सीजन का साइज़, ठीक है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस ऑक्सीजन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसको इसे डोनेट करना है। नीचे आते हैं सल्फ़र, तो सल्फ़र में हाइड्रोजन तो भाई इसी साइज़ का रहेगा, तो ये इसी साइज़ का है, लेकिन सल्फ़र ऑक्सीजन से लार्ज है तो इसको लार्ज बनाया मैंने।
अब ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। और आते हैं नीचे Fe, ये और लार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन तो उसी साइज़ का है लेकिन Fe का साइज़ और लार्ज, बहुत लार्ज, ठीक है, और नीचे वाला और लार्ज। अब मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? तो ये, क्योंकि इसका न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है तो न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस कम है, ये इसीलिए आसानी से डोनेट कर पाएगा। यहाँ पे बहुत पास है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, यहाँ न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, इसलिए इसके लिए डोनेट करना उतना आसान नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है, और साइज़ बढ़ने के कारण न्यूक्लियस के ऊपर इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस कम होता है, और कम होने के कारण इजी डोनर हो जाता है। तो इसीलिए ये सबसे आसानी से डोनेट, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। तो इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जाती है। ये पूरा थ्योरी हो गया, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमने न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ देख लिया, तो अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो भाई, इसने न्यूट्रल वाले को नेगेटिवली चार्ज से ज़्यादा कह दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे भी वही किया, न्यूट्रल वाले को नेगेटिवली चार्ज से ज़्यादा कह दिया, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है कि नेगेटिवली चार्ज वाले स्ट्रॉन्गर होंगे। ये हो सकता है, बिल्कुल यही होगा ही। ये फिर ये दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट्स दे दिए हैं, वही F- OH- से कमज़ोर है, तो इसीलिए ये गड़बड़ हो गया। एक पीरियड में है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कम टेंडेंसी होगी डोनेट करने के लिए, इसीलिए साइन ऐसा होना चाहिए था। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर ऑफ डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। देखो भाई, ये क्वेश्चन ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं आपकी इसमें कोई ज़्यादा हेल्प नहीं, मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस। अब इसके तो स्टीरियो आइसोमर के अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बन रहे हैं। अब क्या करें, मतलब इसमें कुछ दिया ही नहीं, किसका बनाना है स्टीरियो आइसोमर, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो मैं अपनी तरफ से स्टीरियो आइसोमर हटा के टोटल आइसोमर्स ये बता देता हूँ, टोटल आइसोमर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं टोटल आइसोमर आपको इसका समझा देता हूँ। तो देखो, पहले मैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहा हूँ। तो साइक्लोपेंटेन में 2 मिथाइल लगाना है, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर वे नंबर 1 कि दोनों मिथाइल को आप इसी के ऊपर लगा दो, एक ही कार्बन पे। मैं कहूँगा बिल्कुल सही। फिर वे नंबर 2, दोनों मिथाइल को अलग अलग लगाओ, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। वे नंबर 3, दोनों मिथाइल को अलग अलग लगाओ 1-3 पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। ये तीनों ही स्ट्रक्चरल हो गए। अब स्टीरियो, तो इनका अपना स्टीरियो हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसका स्टीरियो होगा कि नहीं, इसका होगा कि नहीं, इसका होगा कि नहीं। अब इसने कुछ स्केलेटन तो दिया नहीं, सीधे कह दिया स्टीरियो आइसोमर बनाओ, तो इसीलिए मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। तो जो मुझे ठीक लग रहा है मैं टोटल आइसोमर यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो इसका तो कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि कोई कायरल वायरल इसमें है ही नहीं, ना कोई सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है। तो ये इकलौता इसी फॉर्मेट में रहेगा 1। यहाँ पे आते हैं, इसमें 2 कायरल कार्बन है, ये, और इत्तेफाक से दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब इस कार्बन पे जो ग्रुप्स हैं CH3H, ये वाली लिंकेज और ये वाली लिंकेज, ये लिंकेज अलग है क्योंकि इधर CH2 है और इधर CH3 है, तो इसके ये लिंकेज और ये लिंकेज अलग अलग हैं, तो इसीलिए कायरल है। और सेम चीज़ इसमें भी देखो, CH3 जैसे इसमें CH3 था वैसे यहाँ पे CH3, जैसे इस पे H है तो वैसे इस पे H, जैसे इसमें इधर एक लिंकेज के थ्रू मतलब पहला कार्बन CH2 था, वैसे इस लिंकेज के थ्रू पहला कार्बन CH2 है। जैसे इसमें ये CH3 था, वैसे इधर भी CH3 है, तो दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ऐसे केस का जब हमें निकालना होता है ना, तो हम कैसे निकालते हैं? तो जो कायरल है वो क्या हो सकता है, चाहे तो R कन्फिग्रेशन में हो सकता है या S कन्फिग्रेशन में, चाहे तो आप इसको डेक्स्ट्रोलिवो बोल दो, D या L, जो तुम्हारी मर्जी है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये R कन्फिग्रेशन या S कन्फिग्रेशन हो सकता है। सिमिलरली इसके रिस्पेक्ट में भी होगा। अब सिंस इसके रिस्पेक्ट में भी R और S, अगर ये दोनों कायरल अलग अलग होते तो मैं इसको R2S2 कह रहा होता, लेकिन सिंस ये कायरल और ये कायरल आइडेंटिकल हैं, जो 4 ग्रुप इस पे हैं वही 4 ग्रुप इस पे हैं, तो इसीलिए अगर इसके RS को R1S1 कह रहा हूँ तो इसके भी RS को मुझे R1S1 ही कहना होगा। तो इसीलिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, R1S1 पहले और R1S1 दूसरे में। अब पहला वाला कार्बन ये R1 हो सकता है और दूसरा वाला कार्बन भी R1 हो जाए, पहला वाला R1 हो दूसरा वाला S1 हो, पहला वाला S1 हो दूसरा वाला R1 हो, और पहला वाला S1 हो दूसरा वाला S1 हो। तो 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, पहला R1 तो दूसरा R1, पहला R1 दूसरा S1, फिर पहला वाला S1 तो दूसरा वाला R1, और ये S1 और ये S1। अब ये देखो ये रिपीटेड है, इसमें भी S1 R1 है, इसमें भी S1 R1 है, तो एक ही चीज़ को 2 बार लिखा गया है, और हमें पता है एक चीज़ को सिर्फ एक बार लिखा होना चाहिए।
तो ये कट मारो, एक ही बार रहना चाहिए। तो इसीलिए टोटल इस स्केलेटन में 3 आइसोमर्स बनेंगे, इस वाले में 3 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, ये हम बना भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सिचुएशन रिपीट हो रही है। 2 कायरल, ये कायरल और ये कायरल, चारों ग्रुप अलग अलग हैं। इधर से लिंकेज में आप जाओगे तो CH2 मिल रहा है, इधर से जाओगे तो CH2 CH3 मिल रहा है। ठीक है, तो 1 2 CH2 CH3 3 और CH2 4, एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो वही फिर से रिपीट होगा कि दोनों कायरल कार्बन आइडेंटिकल हो गए, तो ये R1S1, तो इसको भी हमें R1S1 कहना होगा, और यही तरीका करके इसमें भी 3 आइसोमर्स। तो टोटल आइसोमर्स 3 3 6 1 7, इसके 7 होंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि स्टीरियो का मतलब क्या पूछ रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे ड्रॉप कर दिया, टोटल आइसोमर्स आपको समझा दिया है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, तो ये तो पहले ही दिख गया, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक का कंडीशन होता है साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, एरोमेटिक का साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, प्लेनैरिटी हो। प्लेनैरिटी आपको कभी चेक नहीं करना है, क्योंकि प्लेनैरिटी डिस्टर्ब होती है 8 मेंबर और हायर रिंग में, अप टू 7 मेंबर तक तो चेक ही नहीं करना है आपको। तो ये सब तो बहुत छोटे छोटे रिंग अप टू 6 मेंबर तक ही दे रहे हैं, तो इसको तो चेक ही नहीं करना है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन चेक करना है, प्लेनैरिटी कंडीशन होती है तो मैंने लिख दिया। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक के लिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये होना चाहिए। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में, अब यहाँ पे n जो है ना वो इंटीजर होता है, ठीक है, इट इज़ 0 1 2 etc। तो अगर 0 पुट करोगे तो 2 पाई, 1 पुट करोगे तो 6 पाई, एंड ऐसे ही 10 पाई 14 पाई etc। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। और पाई में क्या क्या आता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव ऑलवेज स्टैंड फॉर द 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव स्टैंड फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक उसका अपना और एक किसी और से छीना हुआ इलेक्ट्रॉन, तभी तो नेगेटिव आ रहा है ना। तो नेगेटिव स्टैंड फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसमें पाई बॉन्ड ये रहा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपको काउंट करना है। तो ये मैंने एरोमेटिक का बताया। अब देखो पहला कैसे है, तो पहले तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन, देखो ये पाई हो गया, सिग्मा, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा, फिर पाई, जहाँ से शुरू किया ऑल्टरनेट घूमते हुए वहीं पहुँच गए, पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा फिर पाई, वहीं पे आ गए। तो इसीलिए इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिर्फ यहाँ पे पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब तो मैंने बताया ना 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। तो देखो यहाँ पे 2 पाई सेटिस्फाई कर रहा है N0 के लिए, हकल रूल, इसको हकल रूल कहते हैं। हकल रूल को ये सेटिस्फाई कर रहा है N0 के लिए, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, तो इसीलिए ये एरोमेटिक है। और एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल। ऐसे ही अब जब ये डिस्कस किया एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक भी कर लेते हैं। दूसरा होता है एक एंटी एरोमेटिक। कभी मॉलिक्यूल नहीं चाहता है कि वो एंटी एरोमेटिक हो, क्योंकि अगर हो गया तो लीस्ट, जितनी बार लीस्ट लगा दो उतना कम, लीस्ट स्टेबल। इसमें भी वही साइक्लिक कॉन्जुगेशन, प्लेनैरिटी, ठीक है ना। और तीसरा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई, ठीक है ना। क्या लिख दिया मैंने, 4n क्यों मैंने पाई लिख दिया, 4n, एक मिनट, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखोगे तो कोई पाई ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं बनता, साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही नहीं बनेगा, इसलिए 1 से शुरू होता है। तो n = 1 2 3 एंड सो ऑन, इसीलिए 4 पाई हो सकता है, 8 पाई हो सकता है, 12 पाई हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, समझो कि उससे ज़्यादा अनस्टेबल कोई हो ही नहीं सकता है। आपको सर ना तो ये कंडीशन ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं कहूँगा फिर वो नॉन एरोमेटिक कहा जाता है, उसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के मिड में आती है। ठीक है, तो जैसे सेकंड वाला ये मुझे दिख गया, ये एंटी एरोमेटिक है। कैसे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लोन पेयर के फॉर्म में दिखा रखा है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई। तो देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल है, ये लीस्ट हो गया। ये भी एंटी एरोमेटिक है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन गिनती कर लो 4 है, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा फिर पाई, फिर सिग्मा फिर पाई, जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच गए। पॉजिटिव का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 और ये 2, तो टोटल एडअप करो तो 4 आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें पहला कंडीशन साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ये देख लो पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी यहाँ से यहीं तक कॉन्जुगेशन है, पूरा साइकिल में नहीं घूम रहा है, तो इसीलिए नॉन एरोमेटिक होगा, इसीलिए मोस्ट स्टेबल ए आएगा हमारा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अब कह रहा है 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन गेव 0.4 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन कैरियस एस्टिमेशन, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज। इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ये तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया। सीधी सी बात है, इतने ग्राम सिल्वर क्लोराइड में, ये अगर आप मेरे पास वाले वीडियो देखो तो ये सब तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, भर भर के प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इतना ग्राम सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, तो इसी से हमें रिलेट करना है। तो इतने ग्राम सिल्वर क्लोराइड में जितना Cl होगा वो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो क्लोरीन है, सिल्वर बोल दिया वो शायद मैंने, इसमें जो भी Cl है वो Cl ऑर्गेनिक कंपाउंड के Cl के बराबर होगा। तो आते हैं इसमें फाइंड करते हैं, तो आ जाओ AgCl, पहले हम रिलेट करते हैं AgCl, ठीक है, इसका मोलर मास निकालो। Ag होगा 108, क्लोरीन है 35.5, तो ये 108 और ये 35.5 ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 143.5। तो यहाँ से हम रिलेट करते हैं कि जब पूरा AgCl इतना था तो इसमें Cl इतना है 35.5, तो 143.5 ग्राम AgCl हैज़ 35.5 ग्राम Cl, ठीक है, जो Cl है उसमें, तो इसीलिए 0.4 ग्राम AgCl हैज़, ये देखो यहाँ 0.4 ग्राम हैज़ यूनिटरी मेथड से, तो ये आ जाएगा 35.5 बाई 143.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 ग्राम, इतना ग्राम आ जाएगा Cl, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, ये वैल्यू आ रही है 0.0989 ग्राम्स, ठीक है, तो इतना ही ग्राम प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो परसेंटेज आ जाएगा मास ऑफ क्लोरीन, ये रहा 0.0989 बाई 0.25 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आ रही है 39.58 आ रहा है हमारे पास। तो जब 39.58 आ गया हमारे पास, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर 40 हो जाएगा, तो 40 विल बी द आंसर, ठीक है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन आया तो कभी मत घबराओ, ठीक है। इसके सारे Cl को AgCl में हमने ट्रांसफ़र किया, तो AgCl में जो भी Cl होगा, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बराबर है, रिलेट कर लेंगे आसानी से। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट यूज टू स्पॉट components of a mixture separated on thin layer chromatographic plate। देखो आप प्रीवियस ईयर के मेरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगा। उसमें मैंने पूरा क्रोमेटोग्राफी जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया था पूरा समझाया हुआ है। RF फैक्टर क्या है, RF फैक्टर पे प्रीवियस ईयर मेंस में भर भर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जो कंपोनेंट होते हैं ना, आप क्रोमेटोग्राफी करा रहे हो तो ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में आप ऐड करते हो TLC और 2 सेंटीमीटर ऊपर एक स्पॉट लगा देते हो जिसमें A और B को सेपरेट करना है। तो इधर से जो सॉल्वेंट ऊपर जाता है तो अपने साथ AB को खींच के ले जाता है, जब ऊपर जाते 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 दोनों की एड्जॉर्प्शन स्पीड अलग अलग होती है, तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं A और B, ठीक है ना। और ये सॉल्वेंट कुछ यहाँ तक पहुँचा है, इसी की जो हाइट होती है, ठीक है, हाइट का रेशियो, A का हाइट बाई सॉल्वेंट का मैक्सिमम हाइट का रेशियो RF फैक्टर कहा जाता है। उससे बहुत सारे कंक्लूजन है जो प्रीवियस वीडियो में है। तो अभी स्टोरी ये है कि ये जो सॉल्वेंट है जो यहाँ से ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मोबाइल फेज़, यही मूव कर रहा है और इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है तो कंपोनेंट A और B की एड्जॉर्प्शन इस मोबाइल फेज़ में कम या ज़्यादा होती है, जिसकी एड्जॉर्प्शन इस पे जो TLC है, मतलब इस पूरे वाले में ये जो आप ग्लास की स्लाइड लेते हो,
ठीक है, उसमें Al2O3 का हम एक थिन लेयर लगाते हैं, उसमें जिसकी एड्जॉर्प्शन कम होगी वो इसके साथ खींचा चला जाएगा ज़्यादा डिस्टेंस तक, जिसकी ज़्यादा होगी वो कम डिस्टेंस तक, और यही होता है, इसी के बेसिस पर हम AB को सेपरेट करते हैं। तो ये जो मोबाइल फेज़ है यही उसको अलग करता है। तो अब इसको विजुअलाइज़ कैसे किया जाता है, तो इस पर कुछ हम कलर वलर स्प्रे करते हैं ताकि ये डॉट्स हमें अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा था, हाँ, फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट यूज टू स्पॉट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, वही कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स ए और बी उसको स्पॉट करने के लिए किसको हम यूज़ नहीं करते हैं। I2 सॉलिड यस कर सकते हैं, ठीक है ना। I2 सॉलिड, अगर आप बहुत सारे ऐसे होते हैं कंपाउंड जो I2 के लिए सेंसिटिव होते हैं तो उसके साथ कलर दे देते हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। UV लाइट यस, UV लाइट से, UV लाइट तो खैर है ही है, ठीक है, वो तो कलर अलग अलग ब्राइटनेस देता है बहुत सारे कंपाउंड के साथ, किसी पे आप फायर करोगे तो उससे भी हम इसके स्पॉट्स को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। विजुअलाइजेशन एजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेस, भाई मोबाइल फेस है तो इसका कोई लेना ही देना नहीं है। मोबाइल फेस तो इसको इनफैक्ट अपने साथ कैरी कर रहा है, कैरी करके अलग कर रहा है, तो उसको हम विजुअलाइजेशन एजेंट कैसे बना सकते हैं मोबाइल फेस को, मोबाइल फेस ही तो इसको अलग अलग किया है, तो ये गलत होने के चांसेस हैं। बाकी अगला देखते हैं, स्प्रेइंग द एप्रोप्रिएट रिएजेंट, यस, स्प्रे करके हो सकता है ए उसके साथ स्प्रे के साथ ब्लू कलर दे, ये पिंक कलर दे, तो उससे भी हमें पहचान हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन जो है उसका कोई लेना देना नहीं है, मोबाइल फेस इसने वर्ड जो यूज़ कर दिया, मोबाइल फेस का कोई लेना देना नहीं है। बाकी कोई भी केमिकल आप यूज़ करो जो कि सूटेबल हो, ठीक है, उसके साथ ये कलर दे दे तो उससे हम इसको स्पॉट कर सकते हैं। यूवी लाइट से हम भी स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है। यूवी लाइट, इनफैक्ट लाइट तो ज़रूरी होता ही होता है किसी भी चीज़ के लिए, यूवी लाइट से भी हमें पता चल जाता है बहुत सारे केसेस में। नाउ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर, कौन कौन एरोमेटिक, एरोमेटिक की कंडीशन बता ही चुका हूँ मैं, हक्कल रूल वगैरह। तो देखते हैं, माइनस का मतलब मैंने बता दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपना एक किसी से छीना हुआ, ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई हो गया एरोमेटिक। ध्यान रखना मैंने बताया है 8 मेंबर और हायर रिंग नॉन प्लेनर होती है, तो ये तो 7 मेंबर की रिंग है, आसानी से होगा। तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन से देख लो, 2 2 6 पाई, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कि जो अपना था वो भी किसी ने छीन लिया है, हाँ, लेकिन पॉजिटिव होने से साइक्लिक कॉन्जुगेशन कंप्लीट होगी। तो पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा फिर पाई, फिर सिग्मा फिर पाई, फिर सिग्मा फिर पाई, जहाँ से शुरू किया घूमते घूमते कॉन्जुगेशन में वहीं पहुँच गया। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो मैंने ड्रॉ कर दिया है 6 डॉट्स। तो यहाँ पे भी 6 पाई है, तो ये भी एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक आ गया, ये भी एरोमेटिक आ गया, ये इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही नहीं है, चेक कर लो, पाई सिग्मा सिग्मा, देख रहे हो ना, कहीं से भी नहीं, सिर्फ यहीं तक कॉन्जुगेशन और यहीं तक कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे आ जाओ, ये तो ऐसे ही एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि अब नेगेटिव आ गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रेफ़र करेगा, और ये 2 4 और ये 2 6 और ये 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन थी, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है ही है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, ये तो सबसे कम स्टेबल। तो एरोमेटिक सिर्फ ए एंड बी हैं, ए एंड बी, ओनली ए एंड बी आर एरोमेटिक। नाउ नेक्स्ट आते हैं, द फॉर्मूला ऑफ पर्पल कलर फॉर्म्ड इन लेसेग्नी टेस्ट फॉर द सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये तो मैंने बता ही दिया था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO, बहुत सारे मेरे वीडियोस में ये आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी सल्फाइड के टेस्ट में आता है। तो सल्फाइड के साथ ये Na2 है, सॉरी, ये Na4FeCN5NOS बनाता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी था और NCERT ने भी दिया है। तो देखो NOS का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये रहा, तो डी ऑप्शन, बाकी तो आपको वेरीफाई भी नहीं करना है, ठीक है। इसका कलर जैसे यहाँ पर्पल दिया है, कहीं कहीं इसका वॉयलेट देता है, पर्पल देता है, तो थोड़ा सा कलर को लेके आप इतना सेंसिटिव मत रहना। चलो आगे बढ़ते हैं 17th पे, इन द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, अब देखो ब्रोमीन का एस्टिमेशन है, इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स इतना ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड। देखो ये अभी जो मैंने किया था ना Cl वाला, उसी का रेप्लिका, उसी की कॉपी आ गई एग्जैक्ट। तो फिर से वही करेंगे, अब की बार AgB आ रहा है अंडर डिस्कशन, मोलर मास फाइंड करेंगे 108 और ये होता है 80, वैसे मैं वेरीफाई कर लूँ, यस वही वैल्यूज़ दी हुई हैं,
188, तो वही लिखूँगा 188 ग्राम AgBr में 80 ग्राम Br है, ये Br वाला कंट्रीब्यूशन है। तो 188 ग्राम AgBr हैज़ 80 ग्राम Br, तो इसलिए 1 ग्राम AgBr हैज़ हाउ मच, 80/188 ग्राम Br आएगा। और इसीलिए जब 0.4 ग्राम में आप निकालोगे तो 80/188 इंटू 0.4 आ जाएगा, इतना ग्राम Br। अब जब Br पता चल गया तो परसेंटेज में सॉल्व नहीं करूँगा, इसे मैं बस बता देता हूँ। ये पूरी वैल्यू 80 इंटू 0.4/188, इसको डिवाइड करो ओरिजिनल मास 0.5 से, मल्टीप्लाइड बाय 100, जो आंसर आ जाए वही आपका आंसर है। ये खुद से आप सॉल्व करके यहाँ लिख लेना नियरेस्ट इंटीजर में। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है और एक NO2 ग्रुप है। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी होगी, सबसे हाई प्रायोरिटी एल्डिहाइड की। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन्स हैं। तो हेप्ट इनल 4 इनल, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा, यानी इन अल। और इन किस पे है, 4th कार्बन पे है, 4 इन अल। ये तो डायरेक्ट पता चल गया सी, ये देखो 4 इनल इसी में है भाई। जो डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिसके लिए इन लगा रहे हैं वो 4th कार्बन पे है एल्डिहाइड, ठीक है ना। इन और अल 4 होना चाहिए, बाकी सब जगह 3 इनल दिया है, जो कि अपने आप में गलत है। और 3 पे ऑक्सो, कीटो के लिए हम ऑक्सो लगाते हैं, तो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इनल, ठीक है, यही 4th ऑप्शन। बाकी तो पता ही है 6 नाइट्रो, ठीक है, और 4 पे मिथाइल भी है, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो वगैरह वगैरह। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट है, जेडाल्स मैथड वॉज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बार फिर से इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम इतना ग्राम कंपाउंड, देखो सीधी सी बात है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे दिया, इससे निकलने वाला अमोनिया न्यूट्रलाइजेज इतना H2SO4 सोल्यूशन। तो भाई इससे पहले हमें अमोनिया का मोल्स निकालना होगा, ठीक है, और अमोनिया के मोल से हमें मतलब अमोनिया का मोल्स निकाल के फिर नाइट्रोजन का उसमें मास निकालना होगा, फिर परसेंटेज निकालना होगा। तो ये हमें पता चल गया। तो अब मैं पहले करता हूँ, जो अमोनिया पहले इतने H2SO4 से रिएक्ट करने के लिए हमें कितना अमोनिया चाहिए ये मैं निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, H2SO4 ये बनाएगा NH4 ठीक है। अब H2SO4 का मोल्स कितना है, तो मोलैरिटी होता है मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू 1000। तो यहाँ से मोल्स अगर आप निकालोगे तो इट इज़ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। ये रही मोलैरिटी, ये रहा वॉल्यूम, तो दोनों को पुट करो। मोलैरिटी इज़ 1, वॉल्यूम 12.5/1000, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ ट्वाइस देना होगा, ये 2 आने के कारण ट्वाइस देना होगा, ये बैलेंस हो चुका है। तो इसके मोल्स हैं 12.5 इंटू 10⁻³ तो इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, यानी जो इसका मोल्स है उसका जस्ट डबल। तो इसीलिए इतने मोल्स के लिए कितना चाहिए होगा, 2 इंटू 12.5 इंटू 10⁻³ इसका डबल करोगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 10⁻³ मोल्स हमारे पास आ गया अमोनिया। तो अमोनिया अगर इतना मोल्स है तो अमोनिया में आप देख लो ना, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, पूरा एक सर्किल कर रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें नाइट्रोजन कितना है, ये भी 1 है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल अमोनिया में सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। तो इसीलिए 1 मोल अमोनिया में 1 ही मोल नाइट्रोजन एटम होंगे, ठीक है। तो 1 मोल अगर हम लेंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम है। तो अगर अमोनिया का इतना मोल्स है तो इसमें नाइट्रोजन एटम के जो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, वो भी इतने ही हो जाएंगे, 24 इंटू 10⁻³ मोल्स। इसीलिए जो मास होगा नाइट्रोजन एटम का 25 इंटू मोल्स इंटू इसका एटॉमिक मास, जो कि 14 हो जाएगा। तो ये हो गया मास इन ग्राम्स। अब जब परसेंटेज निकालने की बारी है तो मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, तो वही होना है। तो 25 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 14 बाई टोटल 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वैल्यू जो होगी यही हमारा आंसर होगा। ये आ रहा है 63.63। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर में इसने पूछा है तो ये 64 विल बी द आंसर, ठीक है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है
ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड्स विच पोजेसेस एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक का मतलब होता है कायरल, जिस पे चारों ग्रुप अलग अलग हों, ऐसा कार्बन। तो इसमें दिख गया ये वाला कार्बन, देखो इस साइड इथाइल है, इस साइड मिथाइल है, हाइड्रोजन है और Cl है, यानी इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग हो गए, तो ये कायरल हुआ, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, तो ये कार्बन जो है इसके दोनों हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन होंगे ना, इस पर दो बॉन्ड है, तो इन दोनों के सेम होने के कारण चारों ग्रुप अलग नहीं हो पाए, तो इसीलिए इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं। इसमें फिर से ये कायरल कार्बन, इस पर H है, तो ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, NH2 दूसरा, ये मिथाइल है तीसरा और ये हाइड्रोजन चौथा, तो ये भी कायरल हो गया। तो अभी तक ये और ये इसमें कायरल मिले हैं, इसमें तो कोई कायरल ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp3 होगा तो तभी तो उसके 4 बॉन्ड होंगे, अगर sp2 हैं सारे तो 2 बॉन्ड होंगे, तो मतलब ही नहीं। इसमें तो लाइन लगे हुए हैं भाई, ये देखो ये भी कायरल, ये भी कायरल, हाइड्रोजन दोगे तो 4 अलग ग्रुप दिख जाएंगे, ये भी कायरल। तो इसीलिए 3 ऐसे हमें कंपाउंड्स मिल रहे हैं जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो शुरुआत करते हो तो दिख गया D, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसी में है, ठीक है। प्लस यहाँ से चलेगा, यहाँ पे आएगा पहला रेजोनेंस, फिर यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा दूसरा रेजोनेंस, और फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो एक और रेजोनेंस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इसका होगा। तो इतने ज़्यादा रेजोनेंस, इतनी हाई डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन सिर्फ इसी में मिल पा रही है, और बाकियों में इसके नंबर ऑफ रेजोनेंस इससे कम हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए D ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतना इंपॉर्टेंट कि अभी तक 8 पेपर हुए हैं टोटल, ठीक है। 8 पेपर में टोटल 22 क्वेश्चन है, तो सोचो कि मतलब पर पेपर कितने क्वेश्चंस का एवरेज हुआ, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस का, यानी 12 नंबर आपके फिक्स हैं। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को GOC के अच्छे से कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। 12 नंबर तो फिक्स हो गए आपके। आ जाओ, अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ कायरल एल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। तो पहले 4 कार्बन के सारे, ऐसे केस में आइसोमर बनाने का एक ही तरीका होता है, 4 कार्बन के सारे स्केलेटन्स बना लो, 1 2 3 4। और इसमें ना एक चीज़ और, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आप चेक कर लो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर DBE इसको कहते हैं, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, वो होता है C+1 माइनस हाफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन। तो इसको आप पता कर लो, कार्बन कितना है 4, तो 4 + 1 5 हो गया, माइनस हाफ हाइड्रोजन कितना है 10, 10 रख दो यहाँ पे, हेलोजन एक भी नहीं, नाइट्रोजन एक भी नहीं है इसमें, ऑक्सीजन का तो खैर इस फॉर्मूले में कोई रोल ही नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये भी 5 आ गया, 5 - 5 0, यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड या रिंग नहीं होगी। DB अगर 1 आ जाता तो मुझे एक डबल बॉन्ड या एक रिंग रखना होता, तो इसमें अब 0 आ रहा है, यानी कोई डबल बॉन्ड मुझे नहीं रखना है। इसीलिए एकदम आराम से हाइड्रोजन की काउंटिंग मत करो, कोई डबल बॉन्ड मत देना और कोई रिंग नहीं बनाना। तो अब मैं आता हूँ 4 कार्बन का कितने स्केलेटन बन सकते हैं। तो एक तो ऐसे कि चारों लाइन से सज जाएं, दूसरा ऐसे कि 3 को लाइन से लगाएं और एक की ब्रांचिंग कर दें, ठीक है। यही 2 है। अब इसमें OH लगाने की कितने पोजीशंस हैं, तो आपको सर इन दोनों में से किसी एक पे आप लगा दो या इन दोनों में से किसी एक पे लगा दो, बात बराबर है। तो मैं एक बार इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। दूसरा बीच वाले में से, इन दोनों में से किसी पे लगाओगे ब्यूटेन 2 ऑल ही होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हैं। तो किसी पे लगा दो ये, तो ये 2 हुए स्केलेटन से। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इसमें ये तीनों आइडेंटिकल हैं, कहीं पे भी लगाओगे आप 1 ही काउंट होगा। 2 मिथाइल 1 ऑल, यहाँ पे भी लगाओगे तो 1 2 3 2 पे मिथाइल ही आएगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हो गए, इन तीनों में से कहीं भी लगाओ, ये लगा दिया, चाहे आप इस पे लगाओ इस पे लगाओ, सब बात बराबर। दूसरा आप ऐसे कह सकते हो कि सर आप इस पे लगा दो, ये अलग है, तो एक इस पे लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 4 स्ट्रक्चर्स बने हैं और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब कायरल कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ कायरल आएगा उसे हमें कंसिडर करना होगा। एक बार वैसे मैं फिर से सोच लेता हूँ, मेरे से कोई मिस तो नहीं हो गया है, नहीं कोई मिस नहीं हुआ है। तो आते हैं
पहले तो यहाँ पे कायरल दिख रहा है मुझे, इस पर जैसे ही मैं H लगाऊंगा तो ये मिथाइल हुआ, ये इथाइल ग्रुप हुआ, ये OH हुआ और ये H हुआ, दिस इज़ कायरल। ठीक है, एक तो नंबर 1 ये हुआ, इसमें कोई कायरल नहीं, इस केस में भी कोई कायरल नहीं, बाकी तो और कोई इसमें कायरल नहीं आ रहा है। इसमें भी मिथाइल मिथाइल सेम हो गए। ठीक है, मिथाइल 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 सब सेम हो गए, तो सिर्फ एक ही आ रहा है, एक ही कंपाउंड ऐसा है जो कायरल आ रहा है और कोई कायरल नहीं आ रहा है। तो ये 22 क्वेश्चंस थे, इसके बाद आंसर्स आ जाता है इसका। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द GOC। जून शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है मैंने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस लॉन्च कर पाया तो कर दूंगा मैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पे। तो आज GOC से मैंने शुरू किया है 2022 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।